नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार आज बंद है, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, घर से निकलें और जिस भी व्यक्ति पर, जिस भी दल पर आपका भरोसा है वहां पर जाकर के अपना मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र में एक बड़ा दिन है। लेकिन इन सब के बीच में जरा लौटते हैं बाजार के ऊपर। कल ऐसी उम्मीद जगी कि बाजार में एक रिकवरी का मोड बन रहा है और बाजार एक तरीके से अब शायद हो सकता है जो लगातार 7 दिन की गिरावट थी उससे मुक्ति पा लेगा। हालांकि बाजार हरे निशान में बंद हुए, लेकिन जो गेंद था वो पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। 23,780 ये कल का इंट्राडे हाई था और जब बाजार बंद हुआ तब 23,518 का लेवल देखने को मिला। करीब 225 अंकों की रिकवरी निफ्टी के अंदर ऊपरी स्तरों से देखने को मिली। 64 अंक बढ़ करके बंद हुआ हालांकि बाजार यानी कि निफ्टी। अब बाजार में जो कल की गिरावट की बड़ी वजह बनकर के आई वो है रूस यूक्रेन युद्ध, जहां पर कि रशिया की तरफ से जो है परमाणु हमले की बात निकल के आई। अमेरिका के हथियारों का प्रयोग यूक्रेन की तरफ से किया गया। अब क्या बाजार के लिए एक नया नेगेटिव ट्रिगर बन करके आ रहा है यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध, और क्या अब युद्ध बिगाड़ेगा बाजार का मूड? इस पर हम जरा बातचीत करेंगे। इसके अलावा CNSA की एक रिपोर्ट आई और उनका कहना ये है कि अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर सेंटा क्लॉज रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। करीब 8 से 9%, 7-8%, 9% की रैली जो है वो बाजार के अंदर आ सकती है। बहुत सारी टिप्पणियां आई और बाजार विशेषज्ञ शंकर शर्मा ने कहा कि ये एक ट्रैप है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अब ये ट्रैप है या नहीं है, क्या वाकई में सेंटा रैली बाजार में अब आ सकती है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। बाजार बंद है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नों के उत्तर दें और आज के खास मेहमान को पहले रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं और आप सभी के पसंदीदा मेहमान हैं। अंशुल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कल बड़ी उम्मीदें जगी, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट दिखी, पोर्टफोलियो में थोड़े से मतलब जगमग जगमग कुछ हरे निशान दिखाई दिए, लेकिन बाजार बंद होते होते फिर एक नया कारण और बाजार धम से गिर गया। आपकी टिप्पणी क्या है सर? क्या अब युद्ध बड़ा कंसर्न बनने वाला है? फिर ये CNSA की रिपोर्ट क्या कह रही है? जरा इस पर कुछ एक प्रकाश डालिए आप पहले। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए, अगर कल मार्केट आधा घंटा और खुला रह जाता तो ये जो लास्ट में घबराहट आई थी ये खत्म हो जाती, क्योंकि हमारे इधर भले मार्केट बंद हो, गिफ्ट निफ्टी खुली हुई है और गिफ्ट निफ्टी कल जहां से हम गिरे थे वहीं पे आके खड़ी हुई है। यानी अगर मैं कल जो 3:30 बजे का प्राइस था वहां से अभी जो लाइव प्राइस देख रहा हूँ तो लगभग 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर है। तो अगर आज बाजार खुला होता तो हम कल के हाई के आसपास होते। और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो लास्ट गिरावट थी वो न्यूज आई थी कि शायद रशिया ने वो परमाणु हथियार की जो वो संविधान उनको बदलना था यूज जी। करने के लिए, उसका अप्रूवल मिल गया है। तो ये केवल देखिए न्यूज बेस्ड इफेक्ट था, क्योंकि वहां से बाइडेन गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी थी कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज कर सकते हैं। तो उनको भी वो चीज चेंज करनी थी काउंटर करने के लिए। तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं होने वाला। ये केवल जिसको हम कहते हैं कि मेंटल वॉरफेयर की, एक दूसरे की साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करना, डराना की कोशिश करना। तो वो पुतिन है, वो किसी से नहीं डरने वाला। तो उसने भी अपने हिसाब से काम कर लिया है। कुछ खास होगा नहीं। वो न्यूज की जो हवा थी वो निकल गई है, निफ्टी रिकवर कर गई। अब आज मार्केट बंद है इसलिए नहीं चल रहा। कल सुबह मोस्ट लाइकली हम जहाँ निफ्टी स्पॉट पे खुलेंगे, कल जो कल का हाई था 23,780, उसके प्रोबेबली आसपास खुलेंगे। तो मार्केट में यहाँ से मैं अगेन वही रिपीट करूंगा जो लास्ट वीक में रिपीट कर रहा था। अब मंदी यहाँ से करने के चांसेस खत्म हो गए। अब यहाँ से आपको डिप्स पे तेजी करनी चाहिए। 23,350 ही लास्ट मेरा लेवल था जहाँ हम टेस्ट कर सकते थे और एग्जैक्टली वहीं से हम बाउंस बैक करते हुए दिख रहे हैं। 23,800 पहला टारगेट था जो कल टेस्ट हुआ है। बट अब ये लग रहा है कि 23,800 पे अगला, मतलब जब हम नेक्स्ट अप्रोच करेंगे इसको थर्सडे फ्राइडे या अगले मंडे के सेशन में, तो ये अब रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। अब सीधा सीधा जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 24,300 की, 24,200 से 24,300 की रेंज निकल के आ रही है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कल जो डिप मिली थी वो बेहतरीन मौका था बाई करने का, नहीं किए हैं तो कल वापस से ब्रेकआउट बनेगा 23,700 के ऊपर, 23,700 750 के ऊपर, वहां पे भी बाई करके चल सकते हैं। बट ओवरऑल अब यहाँ से बाइंग के सौदे ज्यादा देखने चाहिए, क्योंकि हम 24,200 24,300 की रेंज टेस्ट करने के लिए ऊपर जा रहे हैं।
चलिए, ये बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई। आज का चूंकि बाजार बंद है और वो लोग, तमाम लोग जो कह रहे थे कि अंशुल जी हमेशा बेचने की सलाह देते हैं, उनको भी थोड़ी सी राहत मिली होगी कि आज आप ये बात कह रहे हैं कि अब बेचने की आवश्यकता नहीं है और 24,200 24,300 तक के लेवल यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और आज चूंकि बाजार बंद है, बड़ी संख्या में लोगों के सवाल सर आपसे जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। और राजेश जाट जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं और इनका प्रश्न है, नमस्कार विपुल सर, मेरे पास आईओसीएल के शेयर हैं 159 के रेट से 9 शेयर, इन्होंने 900 शेयर ले रखे हैं। कह रहे हैं कि अभी मुझे एवरेज करना चाहिए या बेच देना चाहिए। सर, चूंकि आपने कहा कि बाज़ार में रिकवरी की उम्मीद है और 24,200 300 तक जा सकता है, क्या ऐसे में जब अगर आईओसीएल जैसे शेयरों को लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे शेयर हैं जो कि सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गवर्न होते हैं और तमाम स्थितियां परिस्थितियां रोज़ बदलती रहती हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? अभी 133 के आसपास चल रहा है आईओसीएल का शेयर, इनको क्या एवरेज करने की सलाह देंगे? ये इनके पास 159 के हैं। देखिए आईओसी को अगर आपको समझना है तो आपको इंटरनेशनल क्रूड को समझना होगा। मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के लोज प्रोटेक्ट हो रहे हैं ब्रेंट ऑयल पे, जो एक दो हफ्ते या बहुत खींच के एक डेढ़ महीने में गिव अप हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ से $66 टूटेगा, फिलहाल $69 पे चल रहा है यूएस ऑयल। जैसे ही $66 टूटेगा, अब मान के चलिए कि जो प्रीवियस स्विंग लो है 63, इसका बचना बहुत मुश्किल है। हाई लाइकली है कि जो नीचे में टारगेट्स निकल के आएंगे समवेयर अराउंड $53 $55 के आएंगे। तो अगर यहाँ से $15 17 क्रूड ऑयल में डाउन साइड आती है, तो इसका सीधा सीधा विंडफॉल प्रॉफिट आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल को आएगा, क्योंकि अ, इनकी तरफ से जो इनको लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं, गवर्नमेंट जो प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो क्लियरली इनके फेवर में आ जाएगी, मतलब विंड इनके फेवर में आ जाएगा। तो अगले 3 क्वार्टर के हिसाब से इन शेयरों को आपको एकदम ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। इनको लेके अगर 3 क्वार्टर आप पकड़ के बैठते हैं, तो आप मान के चलिए कि आईओसीएल में मेरे को बहुत हाई लाइकली कन्विक्शन है कि ₹224 का भाव, यानी यहाँ से 90 से 100 रुपए ऊपर के भाव आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इन लार्ज कैप स्टॉक्स को बेचने की जगह खरीदने की सोचना चाहिए। अगर महंगा खरीद लिया है तो एवरेज करने की सोचना चाहिए, ना कि यहाँ पे निकलने की। ये 3 क्वार्टर के अंदर आपको ₹224 का प्राइस दिखा देगा। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं आदर्श पांडे जी, और आदर्श पांडे जी का बड़ा जेन्युइन सवाल है और इन्होंने 400 रुपये भी मनी नाइन को भेजे हैं अभी। कह रहे हैं सर, एक बात बताइए, एक साथ 70 से 80% कंपनी के पैट ईपीएस एक साथ कैसे गिर जाते हैं एक क्वार्टर के अंदर? क्या या फिर कुछ कंपनियां बहती गंगा में हाथ धोकर बैलेंस शीट क्लीन करती हैं क्या? ऐसा नहीं होता है सर। ये दरअसल जब आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं, उसके चलते मांग जो है अगर घटने लगती है तो सभी कंपनियों के लिए घटेगी। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट क्लीन कर, एक आध विकल्प हो सकता है कि कहीं कोई कंपनी ऐसा करने में कामयाब हो जाए। तमाम रेगुलेशन है, तमाम चीज़ें हैं, ऐसे में इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये आपका कहना गलत है कि 70 से 80% की कंपनियों के मुनाफे ईपीएस इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि जानबूझ करके कंपनियां ऐसा करना चाहती हैं। सर, इसको थोड़ा और विस्तार से अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ, चूँकि शायद इन्होंने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों के एस्टिमेट वो मीट नहीं कर पाई, तो शायद इसको लेकर के इनके मन में आशंका होगी। देखिए, कई बार कंपनी में लॉस नहीं होता है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। इसको सिंपल इस तरीके से समझिए कि आप बोर्ड एग्जाम देने गए थे, मम्मी पापा को लग रहा था कि 90% लाएगा लड़का, लड़का लाया 85%। आप शर्मा जी के लड़के का 70% आया, वहां से देखेंगे तो 85 बहुत अच्छा है, लेकिन उम्मीद पापा को 90 की थी और 85 आया तो खराब आया। तो अब ये देखने का नजरिया है कि आप उसको अच्छा देख रहे हैं या खराब देख रहे हैं। तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशंस के साथ चलता है कि अगर 2 क्वार्टर में इतना इतना इनने सेल्स किया तो इतनी प्रॉफिट होगी, इसलिए शेयर का प्राइस इतना होगा। तो हम अभी से बाई करना स्टार्ट करते हैं, और जब वो चीज डिलीवर होती है, अगर डिसअपॉइंटिंग होती है, तो फिर आगे खरीदने की कोई वजह नहीं बची, इसलिए लोग माल बेचना स्टार्ट करते हैं और गिरना स्टार्ट होती है। और जैसा आपने कहा एकदम सही है कि ये इकोनॉमी, देखिए हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब तेल का दाम महंगा हो गया या पेट्रोल महंगा हो गया, तो एफएमसीजी जो माल इधर से उधर करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हुआ मतलब खर्चा बढ़ गया, तो अपने आप आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अब जैसे हम बार बार पिछले 3 हफ्ते से बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का प्रोड्यूसिंग कंपनी के शेयर्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम ऑल टाइम हाई पे है,
और यहाँ से भी 20-30% चढ़ता हुआ दिख रहा है। सिंपल सी वजह है, इंटरनेशनल मार्केट में एल्यूमिनियम 20% यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी नहीं, जितना अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए है तो 100 ही रुपए रहेगी, लेकिन बेचने वाला माल जो 200 में बेच रहे थे वो अगर 20% से बढ़ के 240 में बिकता है, तो ये 40 रुपए सीधे सीधे आपके नेट प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि खर्चा कहीं नहीं बढ़ रहा है। तो ये पूरी सर्कुलर इकोनॉमी होती है, जब चलता है तो सब एक साथ चलता है, जब बैठता है तो सब एक साथ बैठता है। इसलिए गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव रहती है कि जब एक साथ सब बैठने लगते हैं तो रिसेशन में ना आ जाए, इसलिए वो इकोनॉमी में पैसा पंप करना स्टार्ट करती है। अब इतनी कंपनियों के डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आए हैं कि गवर्नमेंट आरबीआई दोनों पे प्रेशर होगा कि रेट कम करो, ताकि इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन बढ़े और ये कहीं नेगेटिव ग्रोथ में ना चले जाएं, क्योंकि बीजेपी वैसे भी फोकस्ड रहती है कि जीडीपी के नंबर्स हमेशा अच्छे आने चाहिए, इकोनॉमी की तरफ ग्रोथ होनी चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अच्छा है, एक क्वार्टर खराब रिजल्ट सबके आ गए, आरबीआई गवर्नमेंट सबके ऊपर अब प्रेशर बनने लगेगा कि रेट कट करो। जैसे ही रेट कट होना स्टार्ट होगा, इन सब कंपनियों में आपको आराम से तेजी देखने मिल जाएगी। तो ये ठीक। अच्छा हुआ कि एक क्वार्टर में सभी के रिजल्ट एक साथ खराब आ गए। उम्मीद करते हैं आदर्श पांडे जी आप संतुष्ट होंगे उत्तर के साथ। अब अलादीन अली साहब का प्रश्न आया है, कह रहे हैं हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलादीन साहब। कह रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड में फ्रेश एंट्री बन सकती है क्या? फ्रेश एंट्री के लिए क्या कोचिन शिपयार्ड सही है? अभी कोचिन शिपयार्ड पे देखें तो कल जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिली, करीब 4% के आसपास शेयर में तेज़ी देखने को मिली, 1354 का लेवल। लेकिन क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, ये बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि इस शेयर की पिटाई बाकियों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती हुई दिखाई दी है। सर अपनी ऊंचाई से 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है ये शेयर। 2600 2700 2800 से लेकर के 1300 तक आ गया। आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? देखिए, एवर सिंस इसमें 3000 के आसपास बाइंग क्लाइमेक्स बना था, 2966, वहां से हम मिनिमम 50% की बात कर रहे थे, तो 1628 का पहला सपोर्ट था, उसको भी तोड़ के नीचे चल रहा है। डीप डिस्काउंटेड एक्सटेंडेड डाउन मूव है, तो एक डीपर पुल बैक आपको 1530 1628 तक मिल सकता है, जिसके 40% चांस है। अगर मिलता है तो भी टारगेट 1166 है, नहीं मिलता है, एक आध दो दिन में फिजल आउट हो जाता है बाउंस बैक, तो भी टारगेट 1166 है। और 1166 भी मेरे को नहीं लग रहा कि ये रुकेगा, क्योंकि जिस हिसाब की सेलिंग आई है, मोस्ट लाइकली ये अगले 4-6 महीने आपको 937 रुपए दिखा देगा, उसके बाद एक्सटेंडेड साइडवेज बेस बनाने चला जाएगा। तो केवल एक बाउंस बैक आपको प्ले करना है तो 150-200 रुपये मिल सकता है। लेकिन ऑफ लेट भी हमने देखा है कि मैच स्टॉक और इन सब में हमने बात की थी कि बाउंस बैक आ रहा है, एग्जिट करना चाहिए, किसी ने एग्जिट नहीं किया और सब नए लोस देख रहे हैं। तो बाउंस बैक के लिए वो ट्राई मत कीजिए, वो मिस एडवेंचर मत कीजिए, निकल जाइए अगर है तो, नहीं है तो कंप्लीटली पीएसयू को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। अगले 2-3-4 साल इनमें कोई रिटर्न, नेगेटिव ही रिटर्न बनना है, पॉजिटिव रिटर्न तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा चलते हैं देव कुमार जी के प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी और अंशुल जी। नमस्कार देव कुमार जी, आपको भी। कह रहे हैं अंशुल जी से रिक्वेस्ट है कि आप मनी नाइन पर हर सप्ताह आते रहें। आपके शो में होने से हम जैसे बहुत लोगों का मार्केट में लॉस कम होता है। मुझे तो आपकी सलाह बहुत ही सटीक लगती है। तो देव कुमार जी का निवेदन जो है आप स्वीकार कर लीजिए सर, और किसी भी हफ्ते मिस मत कीजिए कार्यक्रम को। तो इनका निवेदन है कि आप हर हफ्ते इसी तरीके से इनका हौसला बढ़ाते रहिए, इनको लॉस कम से कम हो, सही सलाह इनको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है रविचंदन कर्माकर जी की तरफ से। कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, सुजलॉन में प्रॉफिट बुक कहाँ करना चाहिए और एनटीपीसी में मौजूदा लेवल पर एंट्री कर सकते हैं क्या? दो प्रश्न हैं इनके, पहले सुजलॉन पर ही बात कर लेते हैं। काफ़ी पिटाई रही जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है सर। और 2 दिन में हमने देखा कि फिर से अपर सर्किट का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। क्या ये कुछ दिन तक चलेगा और इस रिकवरी में कहाँ तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? 75 से टूटना शुरू हुआ था, क्या दोबारा उन लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको, या आपको लगता है कि नहीं हो गया यहाँ पर? अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सुजलॉन को लेकर के? देखिए, सुजलॉन में हमने डिस्कस भी किया था कि 65 रुपए का लेवल अगर टूटता है तो आपको किसी भी कीमत पे लॉन्ग नहीं रहना है। 50 रुपए 60 पैसे का पहला टारगेट रहेगा, लेकिन मार्केट बाउंस करने लगा तो ये भी
53.45 का लो बना के बाउंस बैक कर रहा है। तो 65 रुपए 60 पैसा से लेके 68 रुपए तक में ये बाउंस बैक खत्म होगा। तो उस जोन में आने के बाद जिसके पास है उसको एग्जिट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 50 रुपए 60 पैसे आते हुए दिख रहा है। फिलहाल डाउन मूव खत्म नहीं हुई है, मार्केट बाउंस करने लगा, इसलिए इस स्टॉक में भी बाउंस बैक आ रही है। 68 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, उस जोन में एग्जिट करना चाहिए, या बेटर है कि 68 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछ लें। 68 के आसपास एक बार दोबारा सलाह ले लें आप, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। हालांकि इस पर एक रिपोर्ट भी आई थी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो बजिंग स्टॉक्स में एनटीपीसी को लेकर के ये जानना चाह रहे हैं। इस पर कई सारी खबरें हैं। एक तो इन्होंने ओएनजीसी के साथ एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी ने एक टाइप किया है, एक जेवी की है। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया हुआ है। तो ये तमाम घटनाक्रम एनटीपीसी को लेकर के चल रहे हैं। एनटीपीसी में क्या अभी पैसे लगाने चाहिए कि नहीं सर? कल ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है एनटीपीसी का शेयर। देखिए एनटीपीसी एज इन स्टॉक मुझे एकदम खराब लग रहा है। नीचे में अगेन वही हमने डिस्कस किया था, 423 का ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो पहला टारगेट 357 लग रहा है, और 357 के बाद 308 रुपए। और जहां तक एनटीपीसी ग्रीन की बात है, एक बार आईपीओ अप्लाई कर लीजिए, लेकिन लिस्टिंग के बाद तुरंत बुक कर लीजिएगा। 7 8 10% की रिटर्न मिलने की एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मार्केट की टाइट टर्न हो रही है, तो जिनमें नहीं भी मिलना है उसमें भी लिस्टिंग गेन मिल सकती है। तो 8 10% की गेन लेके बाहर हो जाइएगा। ठीक सर। चलिए अब जरा अगले दर्शक जिन्होंने हमें एमजे व्लॉग जी हैं, जिन्होंने हमें 100 रुपये भेजे हैं, और इनका प्रश्न ये है कि अब अंशुल सर आपकी पसंद के कोई भी 2 3 स्टॉक बता दो लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लॉन्ग टर्म के लिहाज से हो या मीडियम टर्म के लिहाज से हो, आपको हम चुन चुन के सेगमेंट में सर बहुत सारे शेयरों पे चर्चा होती रहती है, और उस पर जो है रिकमेंडेशंस जो है एक्सपर्ट्स की, खासतौर से अंशुल जी की, हम लेते रहते हैं। तो उस सेगमेंट का आप वेट कीजिए। इनका सवाल जो है उषा मार्टिन और टाटा पावर को लेकर के है। पावर में टाटा पावर कैसा लग रहा है सर? पहले भी कई बार बात हो चुकी है इस पर आपसे। टाटा पावर में के पास शेयर इनके पास है, और दूसरा उषा मार्टिन ले रखा है। क्या सलाह रहेगी, क्या पड़े रहने दें अभी? देखिए टाटा पावर 457 का ब्रेकआउट फेल हुआ था। पहला लिक्विडेशन टारगेट 400 था, जो हमने कई बार डिस्कस किया, वहां पे होल्ड हो रहा है। बट एक बार और लग रहा है कि ये डिप दे सकता है 369 370 तक। वो बहुत बेहतरीन जोन हो जाएगी बाई एंड होल्ड के लिए, क्योंकि 1 1.5 साल अगर इस स्टॉक को रखते हैं तो समवेयर अराउंड आपको 580 620 ये रेंज मिल सकती है। तो टाटा पावर क्षेत्र में केवल और केवल टाटा पावर एक स्टॉक है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फॉलोड बाई अदानी पावर, जहां पे अब रिवर्सल के साइन बन रहे हैं। जैसे ही बनेंगे हम बाई रिकमेंड करेंगे, बट फिलहाल के लिए इकलौता टाटा पावर है जहां क्लियर कट बाई दिख रहा है। ठीक सर। चलिए इस बीच हमारे साथ गुंजन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक हमारे। गुंजन जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। बिल्कुल सर। कैसे हैं गुंजन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर को भी नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी जी समस्तीपुर बिहार से बोल रहे हैं सर। समस्तीपुर बिहार से बोल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपके राज्य के बगल में ही आज जो है वहाँ पर भी चुनाव चल रहे हैं, और जो जी है जी 23 तारीख को नतीजे आने हैं। चलिए महाराष्ट्र में जी चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से आज बाजार बंद है। तो आप लोगों का अवकाश है आज जी। की ऑफिस में हैं आप? नहीं हम ऑफिस में हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका गौरव जी, सर पूछना गुंजन था, जी। ओएनजीसी का 100 शेयर है मेरे पास 125 के रेट पे। ओएनजीसी और आपने ले उसमें रखा जी 125 पे? जी सर। कब लिए थे सर? सर हो गया 2 साल हो गया सर। 2 साल हो गया। और अभी कब तक रखेंगे? मैं होल्ड करूंगा सर उसको। हाँ होल्ड करेंगे। और हाँ 5 10 साल रखेंगे सर। 5 10 और साल उसमें रखेंगे। मैं क्या और बाइंग करने का था, कर सकते हैं चलिए सर? ठीक सर, बिल्कुल पूछते हैं, यहाँ पर राय लेते हैं, यहाँ पर क्या सलाह रहेगी आपके लिए। क्या वाकई में ये शेयर ऐसा है जिसको कि 5 10 साल के नज़रिए के साथ रखा जाए? 350 350 तक, 350 345 का इसका 52 वीक हाई है। वहाँ से अगर हम देखें तो 100 रुपये के आसपास का करेक्शन आ चुका है। 125 की इनकी खरीद है सर, डबल तो हो चुका है, लेकिन इन्होंने 350 तक के टारगेट देखे, लेकिन उसके बाद बुक नहीं किया, क्योंकि इनका नज़रिया काफ़ी लंबा है। अभी भी 5 7 साल 10 साल रुक सकते हैं, और ये और पैसे इसमें लगाना चाह रहे हैं। देखिए जो चीज आईओसीएल एचपीसीएल के लिए अच्छी है, वो चीज ओएनजीसी के लिए खराब है। क्रूड ऑयल जितना गिरेगा ओएनजीसी के लिए उतना नुकसान बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं, इनके लिए हायर प्राइजेस प्रॉफिटेबल होती हैं। वो रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए लोअर प्राइजेस ज्यादा फायदेमंद होती है। तो अगले 1.5 2 साल
ओएनजीसी में मेरे को नीचे 221 और बल्कि 220 तक के लेवल्स दिख रहे हैं, तो एक बार के लिए अगर एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेटर है। और कन्वर्ट करके आप आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल में चले जाइए, वहां पे पैसा डबल हो सकता है। चलिए, इससे क्षेत्र में ही रहना है तो आप कन्वर्ट हो जाइए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ पैसे आपके डबल हो जाएंगे। ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही, क्योंकि नज़रिया आपका काफ़ी लंबा है। इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, और जबकि आज बाज़ार बंद है। इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे मनी 9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी से निवेदन है जितना हो सके कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। इस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें, ऑफिस के जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुँच हो सके। और हम लोग का भी उत्साह बढ़ता है जब आप लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं। चलिए, इस बीच अगले दर्शक जो कि गौरव गुप्ता जी हैं, जिन्होंने $10 जो है वो मनी 9 को भेजे हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे 129 रुपये 61 पैसे में, आपका व्यू इस पर क्या है? और 20 लाख और करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिनिमम 3 से 4 साल के लिए, और कह रहे हैं कि अगर आपका कोई सजेशन हो कोई और शेयर के लिए तो वो भी बताएं। तो सर 10 लाख रुपए इन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं 3-4 साल के लिए, और पैसे लगाना चाह रहे हैं। तो एक तो इनका मन है इसी में लगाने का, और दूसरा कुछ एक शेयर आपसे राय जानना चाह रहे हैं क्या उसमें लगाना चाहिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर 129 पे लिए, 127 का भाव है, तो यहाँ पर कोई चिंता वाली बात तो अभी तक के लिए नहीं है इनके लिए। लेकिन 3-4 साल के नज़रिए के लिहाज से आप क्या रिकमेंड करेंगे इनके लिए? और कुछ और ऐसे शेयर हैं क्या जो आपको लगता हो कि 4-5 साल के लिए पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? देखिए, अगर आप 3 से 5 साल के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन शेयर जो मुझे लगता है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लगता है। 25% क्वार्टरली के हिसाब से ये कंपनी अब तक ग्रो करती आई है, और आपने देखा है जब भी 20 से 25% के हिसाब से कोई भी कंपनी ग्रो करती है तो मल्टी बैगर बन जाती है। इसी की पेरेंट कंपनी या इसी ग्रुप की कंपनी बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज है। आप देखिए वो कहाँ से कहाँ कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो ये भी अभी अगले 5 साल तो ऑन एन एवरेज 20 से 25% हर क्वार्टर में इसकी ग्रोथ दिख रही है। तो ये आपने बेहतरीन स्टॉक पकड़ा है, इसी में और पैसा डाल के 4-5 साल के लिए, अगर 3 से 5 साल के लिए छोड़ दीजिए। कितना रिटर्न बन सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम मान के चलिए कि यहाँ से अगर 125 के हिसाब से भी पकड़े, 400 साढ़े 400 का भाव अगर आपको 3 साढ़े 3 साल में मिलता है, बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बस एक ही काम कीजिए, हर क्वार्टर में थोड़ा सा रिजल्ट पे ध्यान रखिए। कहीं भी अगर रिजल्ट थोड़े से कमजोर आना स्टार्ट होते हैं तो फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। लेकिन अगर 20 से 25% के बीच में क्वार्टरली ग्रो करती रही कंपनी, तो फिर इस कंपनी को बहुत जल्दी मत कीजिएगा बेचने का कि इतना प्राइस बढ़ गया है बेच देते हैं। अगर ग्रोथ मोमेंटम इसी हिसाब से बना रहा तो ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। ठीक सर, तो ये आपके लिए राय है। तो मतलब ये है सर कि जो 20 लाख रुपए हैं वो भी इसी तरफ आते हुए 20 लाख जो लगाना चाह रहे हैं वो भी इसी में लगा दें? देखिए, हाईएस्ट ग्रोथ इसी कंपनी में दिख रही है तो फिलहाल के लिए तो इसी में लगाना चाहिए। आगे ठीक, 1 आध साल बाद कोई और अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखेगी तो वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इससे अच्छी ग्रोथ कंपनी इस मार्केट में नहीं दिख रही है। ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही आपका फैसला है सर। तो आप बिल्कुल अपने निवेश के साथ कंटिन्यू होइए, ये आपके लिए सलाह जो है निकल करके आ रही है। चलिए, इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारे साथ इस बीच रमा शंकर जी जुड़ चुके हैं। रमा शंकर जी को नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल जी नमस्कार, अंशुल जी को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार रमा शंकर जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? बड़ी मैं बोल रहा हूँ सर राजस्थान से, लेकिन हूँ यूपी अयोध्या का। अयोध्या से हैं और राजस्थान पहुंचे हुए हैं आप, बहुत बढ़िया। यहाँ जॉब राजस्थान करते में? हैं। जी, राजस्थान में क्या जॉब वगैरह करते हैं आप? जी 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 सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और अयोध्या से हैं आप, भगवान श्री राम की नगरी से राजस्थान में आपका जी काम जी। चल रहा है, बहुत बढ़िया सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? अंशुल जी से कनेक्ट करने के लिए बहुत परेशान थे सर, भाई जी आज हो गया, धन्यवाद आप सबका, अरे पूरी सर टीम का। बिल्कुल, अंशु जी से और बात मैंने करने के लिए सर हम आइनॉक्स खुद बहुत बिंड ले परेशान रखे हैं रहते हैं। 240-41 के रेट पे 590 शेयर। कौन सी कंपनी और बताई उसमें सर आपने? फंसे हैं, थोड़ा सा उस पर एडवाइस चाहिए, एवरेज करना नहीं करना, कब तक रखना है सर, यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बिल्कुल सर, आपने आइनॉक्स विंड के 241 पे ले रखे हैं ना? 241 पे है, 590 पीस। 590 पीस। अभी कितने समय तक होल्ड जी। कर सकते हैं?
सर लॉस तो नहीं करना चाहते, चाहे 6 महीना रुकना पड़े या जल्दी निकल जाए या एवरेज करने का कुछ तो एडवाइस मिलनी चाहिए। सर की एडवाइस बहुत सॉलिड होती है। नहीं नहीं और शाम को प्रोग्राम देखते, दिन में तो ऑफिस रहती है। आज दिन में थोड़ा काम कम था तो देख लिया तो लग गया भाई, जो कनेक्ट हो गए। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, और शाम को आप देखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए हम शाम को ये बातचीत का जो हिस्सा है पूरा मनी मास्टर के रूप में 8 बजे अपलोड भी करते वो हैं, ताकि सारा मैं 2 वो घंटे लोग। तक देखता हूँ सर, पूरा आईपीओ से लेके पूरा 1.5-2 घंटे जो आता है आपका अच्छा, सारा। पूरा देखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू हाँ सर, पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जैसे दर्शक हम लोगों को भी उत्साह देते हैं कि हम लोगों को और मेहनत करनी है और आप लोगों के लिए हम और बेहतर कार्यक्रम लेके आ सकें। चलिए, 241 पे आपने लिया हुआ आइनॉक्स विंड। जितने भी ये विंड वाली एनर्जी वाले और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी वाले जितने भी शेयर थे, वो ट्रम्प साहब के आने के बाद थोड़ा सा बुरी तरीके से टूटे, जो उन्होंने बातचीत कही थी उसको ले करके। लेकिन अब जो है वहाँ पर धीरे धीरे करके वो फैक्टर भी धीरे धीरे करके हटता हुआ दिखाई दे रहा है। 13% एक महीने में करेक्ट हुआ सर। इनकी खरीद से काफ़ी नीचे, एक 241 पे इन्होंने ले रखा है। रुक सकते हैं 6-8 महीने, क्योंकि लॉस में है। आपकी टिप्पणी क्या होगी आइनॉक्स विंड को लेकर के? देखिए, आइनॉक्स विंड में एक बाउंस बैक आपको मिलेगा 205 रुपए से 210 रुपए के बीच में, प्रोबेबली इस वीकेंड तक या अगले वीक में। और वहां पे एक बार अपना लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो पेन स्टार्ट हुआ है ब्रेकआउट फेल होने की वजह से 236 पे, आई गेस इनने ब्रेकआउट देख के ही खरीदा होगा। 236 238 पे ब्रेकआउट था, वो फेल हुआ है। उसका लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 125 रुपए है। एक मौका आपको जरूर मिलेगा 205 से 210 के बीच में, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। और पैसा अगर कन्वर्ट करना है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इनमें कन्वर्ट कर लीजिए। वहां पे आपका लॉस थोड़ा सा जल्दी रिकवर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा सर। इस बीच टीवी फॉर गेमिंग के नाम से हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और इन्होंने प्रश्न 100 रुपये मनी नाइन को भेजे हैं और कह रहे हैं सर राम राम आप दोनों को, राम राम आप दोनों को। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के सवाल है सर इनके पास, और इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं। 295 के आसपास इन्होंने लिए हुए हैं। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे थे सर एससीआई के सेकंड क्वार्टर के। क्या यहाँ पर कुछ उम्मीद आप देख रहे हैं? 209 के आसपास अभी चल रहा है, 209 210 के आसपास। क्या मतलब अभी इनको होल्ड करना चाहिए, या जैसा कि आपका व्यू है कि सभी पीएसयू से बाहर होना चाहिए, आप इनके लिए क्या सजेशन देंगे? देखिए, इसमें तो बाउंस बैक भी बहुत वीक और पुअर क्वालिटी का था। 203 रुपए का पहला टारगेट था, टेस्ट करने के बाद एक्सट्रीम वीक बाउंस है। अब नेक्स्ट लेग में जब ये 203 तोड़ेगा, प्रोबेबली कल ही परसों तोड़ देगा, नीचे में 162 163 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी तरफ से तो एग्जिट की ही सलाह रहेगी। ठीक, एग्जिट की सलाह है सर। यहाँ से आप निकल जाइए, एक बार के लिए लॉस बुक कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ये अंशु जी का मानना है। हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी, उनका प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी नमस्ते। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं छुट्टी वाले दिन तो सवाल ले लीजिए, सुपर चैट भी नहीं लिया लास्ट वीक मेरा, अभी ले लेते हैं सर आपका प्रश्न। कह रहे हैं कि ट्रेंट 2 साल के टाइम फ्रेम से लेना चाह रहा हूँ, लिया हुआ हूँ, और 20 शेयर इनके पास हैं। 6520 के रेट पर इन्होंने खरीदा हुआ है। 6520 के रेट पे आपने लिया हुआ है, अभी चल रहा है 3993, तो करीब 6393 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और 6500 के आसपास की इनकी खरीद है। तो 100-125 रुपये के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है पर शेयर, लेकिन 2 साल का व्यू है सर, क्या रखे रहे अभी? देखिए, इसमें भी क्लाइमेटिक मूव आ चुकी है स्टॉक में। आप नॉन स्टॉप अगर वीकली चार्ट पे इसको देखेंगे तो कंटिन्यूअस अप मूव रही है। लगभग 94 95 वीक्स अगर पकड़े हैं और लो टू हाई पकड़े हैं तो लगभग 624% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, ऑन बैक ऑफ जूडियो की। जूडियो में जबरदस्त इनकी सेल्स है और सारी चीजें हैं। तो आगे 4 साल तक की, 3 साल की अर्निंग्स तो इसमें फैक्टर्ड इन है। अगेन वही पीएसयू जैसे अगर 1 2 क्वार्टर भी खराब रिजल्ट आए तो इन स्टॉक में जबरदस्त पिटाई होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल से एक बार आपको एग्जिट का मौका मिलेगा, प्रॉफिट में एग्जिट करने का मौका मिलेगा। स्टॉक बाउंस बैक में कहीं भी 7000 7020 तक आ सकता है, वहां पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और एग्जिट कर लीजिएगा। उसके बाद इस स्टॉक को छोड़ दीजिएगा। अगली जो तेजी डेवलप हो रही है, प्राइमा फेसी जो दिख रहा है वो टेक्सटाइल सेक्टर में दिख रहा है। टेक्सटाइल या टेक्सटाइल प्लस रियलिटी वाले जो स्टॉक्स हैं
वहां पे बड़ी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है, बट जैसे ही चार्ट्स पे ब्रेकआउट आना स्टार्ट होगा हम बाई रिकमेंड करना स्टार्ट करेंगे। अल्फा अभी वहीं जनरेट हो रहा है, पैटर्न के या बेस के ब्रेकआउट आना बाकी है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो उस क्षेत्र पे ध्यान रखिए, अगला बड़ा पैसा वहां बनेगा। ठीक सर। चलिए इस बीच चलते हैं, अगले दर्शक हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी हमारे साथ हैं, आशुतोष कुमार झा जी। आशुतोष जी को नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी और अंशुल जैन जी को भी। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आशुतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, आपका रेगुलर शो देखता हूँ और आपका तो बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू आशुतोष जी, इस उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम देखते हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर ये सवाल ना मेरा रसिया यूक्रेन वॉर के कारण है कि एंजल वन में अभी मुझे 7-8% का प्रॉफिट बना हुआ है, 2500 के भाव पे लिया हुआ। नहीं तो मैं नहीं करता ये सवाल, बट ये जो वॉर दोबारा से क्रिएट हुआ है, सिचुएशंस दोबारा से क्रिएट हुए हैं ना, इस वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ जी, कि क्या मैं अभी इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर बने रहूँ अभी इसमें। महत्वपूर्ण सवाल है सर ये, और ये सही समय पर पूछा गया सवाल है। बहुत लोग करते क्या हैं, जब बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाते हैं तब उसके बाद वो चिंता अपनी जाहिर करते हैं। सर ये जो नया ट्रिगर आया है रशिया यूक्रेन को लेकर के, जिस पर अभी हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी, उसको लेकर के थोड़े से कंसर्न में है ये, और प्रॉफिट में है। 2500 के आसपास की खरीद है, 2653 के आसपास शेयर का भाव अभी देखने को मिल रहा है एंजल वन पे। आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे एंजल वन पे? क्या अभी बने रहें, जैसा कि आप कह रहे थे कि अभी बाज़ार में अब ये बेचने का नहीं खरीदने का समय है, तो क्या अभी होल्ड करना चाहिए इन्हें? देखिए, एंजल वन में ब्रेकआउट आया था 2724 रुपए पे, उसी को रीटेस्ट करने आया। मार्केट में भी यहाँ से बाउंस बैक दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको स्टॉक होल्ड करना चाहिए। बट कहीं भी 3200 3250 का लेवल मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। कोई भी चीज किसी भी न्यूज पे मार्केट एक बार रिएक्ट करता है, उससे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में नी जर्क रिएक्शन जरूर आते रहेंगे, बट जो मेजर इम्पैक्ट आना था वो जब वॉर स्टार्ट हुआ था तभी निकल चुका है। तो अब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। ये आपको कोई बहुत नुकसान नहीं देगा। हालांकि इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग नहीं है एंजल वन, एक बार 3200 जाता हुआ दिख रहा है, वहां पे निकल जाना चाहिए। एक बार 3200 के आसपास, 3200 के आसपास आए तो या तो निकल जाइए या दोबारा पूछ लीजिएगा अंशुल जी से। फिलहाल के लिए एंजल वन में अभी बने रहने की सलाह है आपके लिए। संगीता जी का सवाल ले लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा को लेकर के परेशान है, कह रही हैं क्या ये सही समय है इसमें एवरेज आउट करने का? आईआरबी इंफ्रा ने भी काफ़ी परेशान किया और नतीजों ने और ज़्यादा परेशान कर दिया। तो नतीजों के बाद जो रही सही उम्मीद थी वो भी चली गई। अभी 47-40 पे है, इन्होंने 72 पे लिए हुए हैं। एवरेज करना चाह रही हैं सर, क्या खराब नतीजों के बाद एवरेज करना चाहिए आईआरबी इंफ्रा को? देखिए, आईआरबी इंफ्रा में भी अगेन वही ब्रेकआउट फेलियर था, और उसके बाद 50 रुपए 74 पैसे हमने काफी समय डिस्कस किया था मनी नाइन पे ही। जब से स्टॉक ने अपना 65 पे क्वार्टरली वीवैप रिजेक्ट किया था, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 50 रुपए 74 पैसे उसको सपोर्ट नहीं किया। उसके नीचे 6-7 दिन से चल रहा है, पुल बैक में 50 52 53 तक आ सकता है, बट वहां पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि फाइनली ये 34 रुपए पे आके सेटल होगा। तो जितना जल्दी निकलेंगे उतना बेटर रहेगा। ठीक, जितना जल्दी निकलेंगे उतना बेटर रहेगा। इस बीच अरुण ओहलान साहब ने लिखा है कि वो बहुत बड़े फ़ैन हैं अंशुल जी के, और वो जानना चाहते हैं, दो सवाल हैं लेकिन एक ही लेते हैं सर अभी जो है। जे कुमार इंफ्रा के ऊपर इनका प्रश्न ले लेते हैं। इन्होंने 40 रुपये मनी नाइन को भेजे हैं, और इन्होंने जे कुमार इंफ्रा के 702 रुपये के भाव पर शेयर खरीदे हुए हैं, और 6 महीने का इन्होंने अपना नज़रिया हमें बताया है कि ये होल्ड कर सकते हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? 681 ये भाव अभी देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 702 पे लिए हुए हैं सर। देखिए, इस स्टॉक में भी ट्रेंड डाउनवर्ड हो चुका है। लगभग सारे इंफ्रा स्टॉक्स में आप देखिए ट्रेंड डाउनवर्ड हो चुका है, वहां से पैसा निकलना स्टार्ट हो गया है। ये पैसा बहुत हद तक आईटी, मेटल, मिड कैप, फार्मा, टेक्सटाइल, इन स्टॉक्स में फ्लो हो रहा है। मेजर सपोर्ट 690 है, तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक जरूर करेगा। समवेयर अराउंड 740 745 वहां पे एग्जिट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि डाउन मूव में स्टॉक 535 का इनिशियल आपको टारगेट दिखाएगा, और जी, लगता नहीं 535 भी रुकेगा। तो जितना जल्दी होगा पुल बैक मिलेगा, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है सर।
इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं, जिन्होंने वो हैं कुलदीप सिंह ज़ाला के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इन्होंने कहा सर निफ्टी पुट बाय करके रखा हुआ है, क्या करें। सर अगर बाज़ार में रिकवरी आनी है तो क्या ये अपने सौदे को काट दें, क्योंकि निफ्टी पुट ले रखा है इन्होंने, अभी कौन सी ले रखी ये नहीं बताया हमको, लेकिन कल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, क्या सजेशन देंगे इनके लिए निफ्टी पुट को लेकर के। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने आउट द मनी पुट ही लिया होगा, इन द मनी भी लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर जिस हिसाब से आज एसजीएक्स दिखा रहा है 250 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है और आपके पास आउट द मनी है तो उसमें कोई वैल्यू बचेगी नहीं, तो करने के लिए आपके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन रहेगा नहीं। मार्केट खुलने के बाद जो भी मिल रहा है उसको लेके एग्जिट कर लेना चाहिए। सर जो भी मिले उसको लेकर के एग्जिट कर लीजिए, यही आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह है, मौका ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। इस बीच एक दो सवाल जो कि नियमित रूप से हमारे पास आते हैं उसको लेकर के ज़रा थोड़ी सी बातचीत हो जाए। एक तो है सर इरडा, जिस पर कि काफ़ी सवाल अभी भी आए हुए हैं और 188 के आसपास आ गया है, कुछ रिकवरी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं क्या सर इरडा के अंदर आपको? देखिए, एडा में मेजर सपोर्ट 177 रुपए के आसपास है, तो एक बार शायद उस लेवल को टेस्ट कर ले, बट इवेंचुअली ये स्टॉक रिवर्स करके ऊपर चलेगा। 215 जैसे ही निकालेगा स्टॉक में रिवर्सल बन जाएगा, ऊपर में 280 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर फ्रेश बाइंग करनी है 177 के आसपास बाई ऑन डिप्स कीजिए, या फिर 214 के ऊपर बाई ऑन ब्रेकआउट कीजिए। दोनों केस में 280 आ रहा है और मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए, 3 से 5 साल का, बड़े रिटर्न्स देगा। ठीक सर। एनएचपीसी ऐसे ही 4-5 जो पीएसयूज हैं जिस पर सवाल ज़्यादा रहते हैं वो मैं चाह रहा हूँ फटाफट निपटा लिया जाए, उसके बाद से कुछ एक सवाल दर्शकों का सवाल लेकर के सीधे बजिंग पे जाया जाए। एनएचपीसी अगला सर 80 पर एक बार फिर से 80 के ऊपर आने की कोशिश करता हुआ कल जो है एक रिकवरी रही यहाँ पर, क्या सलाह रहेगी, क्योंकि पीएसयूज में अब हम देख रहे हैं कुछ एक पॉजिटिव, हालांकि आप अगेंस्ट में हैं इसके, लेकिन पीएसयू बैंकों को लेकर के आज खबर थी कि सरकार 4 पीएसयू बैंकों में हिस्सा बेचने की अभी योजना बना रही है, और ये खबर अभी हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन एनएचपीसी अगला सवाल। देखिए, एनएचपीसी में 76 के सपोर्ट से सेकेंड टाइम बाउंस आ रहा है, तो 85 86 तक बाउंस बैक कर सकता है। अगर स्ट्रेंथ बनी रही तो शायद 90 तक भी बाउंस बैक कर ले, बट इवेंचुअली वहां से जब फिजल आउट होगा तो 65 रुपीज का टारगेट इसका बन के निकल रहा है, तो 65 आता हुआ दिख रहा है। पुल बैक में 85 से 90 के बीच में आपको एग्जिट करना चाहिए। दूसरा शायद आपका एसजेवीएन पे सवाल होगा, वहां भी 99 का अभी पहला टारगेट अचीव नहीं हुआ है। पुल बैक में 110 मिलता है तो एग्जिट करना चाहिए। 99 पहला टारगेट, 79.9 80 रुपए दूसरा टारगेट, दो टारगेट दिख रहे हैं, तो दोनों स्टॉक्स में सेल कर देना चाहिए। ठीक सर। डिफेंस में अगर दो कंपनियां चुननी हो, एचएल और मझगांव पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। मझगांव में कल अच्छा व्यू देखने को मिला, 1-2% के आसपास, हालांकि बढ़कर के फाइनल में बंद हुआ, लेकिन रिकवरी शुरू में ज़्यादा तेज़ थी। मझगांव और एचएल, इस पर आपकी टिप्पणी, पहले मझगांव पर। देखिए, अच्छे ठीक है, मैं स्टॉक पे पुल बैक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। क्वार्टरली वीवैप जो है 4276 पे है, लग नहीं रहा कि इसको टेस्ट करेगा। प्रोबेबली मार्केट गैप अप खुलने में अगर 4285 आपको मिल जाता है अगले 2 दिन में तो एग्जिट कर लीजिएगा। 3467 पहला टारगेट है, 2393 दूसरा टारगेट दिख रहा है, तो जितना जल्दी एग्जिट करेंगे उतना आपका लॉस बच जाएगा। सेम एचएएल में पुल बैक कंप्लीट करके डाउन मूव एक्सटेंड करना स्टार्ट कर रहा है, तो अब इसी स्ट्रेच में 3660 से लेके 3418 दिख रहा है, और 3418 टूटने के बाद स्टॉक में थोड़ी सी और गिरावट गहराएगी, समवेयर अराउंड 2876। तो मुझे ओवरऑल ये स्टॉक अगले 6 से 9 महीने के बीच में 2876 आता हुआ दिख रहा है। चलिए ठीक सर। मनीष गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, वेदांता पे बता दीजिए 490 पे बाय क्या हुआ है, क्या करना चाहिए अभी? अभी आप बात कर रहे थे हिंडाल्को नाल्को की, और क्या वेदांता का को उसमें शामिल किया जाए, या फिर आपको लगता है इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है वेदांता का कि हर जगह शामिल है, तो उसको अभी नहीं रखना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी? 442 पे वेदांता कैसा लग रहा है? देखिए, वेदांता में यहाँ पे अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो दो जगह बाय करना चाहिए। 424 के आसपास अगर सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है और स्ट्रेंथ दिखाता है तो बाइंग बनेगी, या फिर 470 स्टॉक को निकालने दीजिए। 470 निकलने के बाद क्लियरली ये स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ वापस से रीगेन कर लेगा और ऊपर में 600 620 के लिए बढ़ जाएगा। तो आपकी जगह अगर मैं होता
मैं 470 के ऊपर खरीदना ज्यादा प्रेफर करूंगा बजाय 424 के सपोर्ट के, क्योंकि मैं ब्रेकआउट प्लेयर हूँ और मोमेंटम चाहिए होता है, वो 470 के ऊपर बनेगा। तो 470 के ऊपर लेंगे बहुत बेहतर होगा, नहीं तो 424 के अराउंड बाई ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। दोनों केस में 600 रुपये आता हुआ दिख रहा है स्टॉक। ठीक है सर। चलिए, इस बीच अगले दर्शक जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है और उनका प्रश्न लेते हैं। नीतीश केशरवानी जी का सवाल है, कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, पार ड्रग पे अंशुल जी का व्यू चाहिए 3 महीने के पर्सपेक्टिव से। तो पार ड्रग पे ये राय जानना चाह रहे हैं, ये शायद आपकी रिकमेंडेशन थी। अभी मुझे नहीं पता इन्होंने किस भाव पे लिए हैं, प्रॉफिट में है लॉस में है। 6.75% के आसपास की रैली कल देखने को मिली, 285-86 पे चल रहा है। क्या सजेशन रहेगा सर, 2-3 महीने का नज़रिया है इनका? देखिए, पार्ट ड्रग बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है, जिसको हम राइट साइड कहते हैं फैग एंड, वो डेवलप हो रहा है। जैसी मूव एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, वैसी कल के सेशन में बनी है। यहाँ से धीरे धीरे करके स्टॉक 311 रुपये जब निकाल के सस्टेन करने लगेगा तो ये स्टॉक 550 की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 311 के ऊपर सस्टेन होने का वेट कीजिए। कंफर्मेशन मिल जाएगी, स्ट्रेंथ प्रूव हो जाएगी चार्ट की, उसके बाद बाई करेंगे तो फटाफट में आपको मोमेंटम मिलेगा। तो है होल्ड कीजिए, नहीं है तो 311 निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद लीजिएगा। ठीक सर। इस बीच अगले दर्शक जो है हिमानी जैन जी हैं। हिमानी जी ने जो सवाल भेजा है वो 2 PSU रेलवे पर भेजा हुआ है। RVNL इन्होंने 488 पे ले रखे हैं और टीटागढ़ ले रखे हैं 1465 पर। तो इस पर ये जानना चाह रही हैं, हालांकि और भी लंबी फहरिस्त है इनके पास, लेकिन माफ़ कीजिएगा हिमानी जी, समय की थोड़ी कमी रहती है, तो इसको पहले इन 2 शेयरों को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। RVNL अगर हम देखें अभी 428 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्होंने 488 पे लिया है। 60 रुपये के नुकसान पे हैं RVNL पे सर। कल की रिकवरी चलेगी कुछ या फिर अभी अवॉइड ही करें अब? देखिए, RVNL में यहाँ पे अभी ट्रेंड डाउन है, नेगेटिव ही दिख रहा है। 423 का लेवल हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, अब उसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। रिकवरी आई है जो थोड़ी सी एक्सटेंड होगी 450 460 के बीच में, वहां पे क्लियर कट एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग में जब ये 423 तोड़ेगा 311 रुपए का लेवल दिख रहा है, जो इनएविटेबल है। 311 आज आए, कल आए, 6 महीने में आए, बट ये स्टॉक 311 रुपए के आसपास आके सेटल होगा और वहां से भी लंबे साइडवेज कंसोलिडेशन में जाएगा, ऐसा नहीं कि रिकवरी कर लेगा। दूसरा टीटागढ़ आपने कहा 1900 से लेके ऑलरेडी 1100 आ चुका है। 994 994 पहला सपोर्ट है, वहां तक प्रोबेबली अगले हफ्ते में दिखा देगा स्टॉक। 994 तोड़ने के बाद 780 रुपए का टारगेट दिख रहा है, तो 780 अगले 3 से 6 महीने में आपको 780 का लेवल ये स्टॉक दिखा देगा।